स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क भरा है, मगर इसको समझाता कोई नहीं। अगर जो आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे शेयर पिट रहा है तो भी लोग बाग खेल रहे हैं शेयर, अगर जो शेयर चढ़ रहा है तो भी, हालांकि मार्केट के अंदर तो चढ़ रहा है शेयर मगर कंपनी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। भैया हमारी तो समझ में यही नहीं आता कि शेयर जब गिर रहा है तो उसके अंदर क्या गेन हो रहा है। कि आप जब भी शेयर खरीदे लो पे खरीदे। शेयर मार्केट में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश और बेयरिश, और गूगल के ऊपर उसका चार्ट खोल लीजिए तो उसके चार्ट में ये आ जाएगा शेयर के कि वो आज का हाई और लो कहाँ जा रहा है, 52 वीक्स का हाई लो कहाँ जा रहा है। बड़ों के चक्कर में मत पड़िए, अपने पैसे को समझिए, क्योंकि आपने पैसा बहुत मेहनत से कमाया होता है। शेयर मार्केट के अंदर भी अगर जो आप जितना सिंपल तरीके से शेयर मार्केट के अंदर परचेज करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, कंट्री को भी फायदा पहुंचेगा, आपको भी फायदा पहुंचेगा, आपकी फैमिली को भी फायदा पहुंचेगा। और जब आप स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन के अपने कंट्री के लिए खड़े होंगे तो कंट्री इतनी मजबूत होगी कि आप ये समझिए हमारा गोल्डन पीरियड आ गया है। गुल्लक से गुड लक। जी हाँ, ये हमने एपिसोड बनाया और शेयर के एक्सपर्ट भाई जी से आपसे बात की। इसके बाद आप लोगों का रिस्पांस बहुत आया और आप लोगों ने चाहा कि भाई जी से फिर बात की जाए, तो हमने सोचा कि भाई जी को फिर आपके लिए लाएं और हम आपके शेयर वाले भाई जी आपके लिए ले आए। आदाब में भाई जी, पिछले एपिसोड में हमने जो बात की थी, आपने बताया था जी कि कैसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ आप ज्यादा करो, आप जो खर्चा कर रहे हो यानी कि जो एक्सपेंस कर रहे हो जी उसी से बचा के आप इन्वेस्ट करोगे तो जी आपको खलेगा नहीं। जी। तो ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये आइडिया कुछ अनुभव से आया, ये आइडिया आया कैसे आपके पास? नहीं मियाँ, एक्चुअली ऐसा है, इस लाइन के अंदर रिस्क बहुत होता है। देखिए एनएससी कहती है सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दूसरे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क भरा है, मगर इसको समझाता कोई नहीं। तो इसलिए हमने ये कहा कि भैया बजाय इन्वेस्ट करने के आप पहले एक्सपेंडिचर करके हल्के हल्के तजर्बा हासिल करो, ताकि जब आप तजर्बा हासिल कर लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा। अब जैसे आपने बताया कि आपकी क्वेरीज जो आई हैं बहुत सारी आई हैं कि भैया हम शेयर कैसे सेलेक्ट करें, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि देखिए जैसे हमने आपसे पिछली उसमें कहा था कि भैया सेक्टर वाइज, तो अब सेक्टर जैसे आपका हमने बताया एफएमसीजी सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर होता है, पावर सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, आपका बहुत सारे सेक्टर्स हैं इस तरह के। तो अब उन सेक्टरों के अंदर आप किस तरह से चुने, तो आप उन सेक्टरों की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप उसके अंदर जब आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा शेयर कंपिटिटिव रेट पे आपको बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए मगर जिनका प्राइस आपके लिए बेस्ट हो, और आप ये सोचते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है तो आप उसके शेयर को चॉइस कीजिए। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। कंपनी अच्छी है, जी ये कैसे समझ में, इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया जी, बताइए। अब मैं आपको बताता हूं। हाँ। अब जैसे इंडिया के अंदर होटल की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, मैं किसी की वजह से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा। जैसे इंडियन होटल्स जो कि टाटास का है, ओबराय होटल्स जो ओबराइज का है, आईटीसी होटल जो आईटीसी वालों का है। तीनों होटल दिग्गज होटलों में आते हैं, मगर अब आप इसके अंदर ये देखिए हर एक के रेट अलग अलग हैं। इसके अंदर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा होटल का रेट आपको सही रेट पे मिल रहा है। तो ये आपकी चॉइस है, या फिर आपकी अपनी चॉइस कि आप कौन से होटल को पसंद कर रहे हैं। तो एक तो ये चॉइस हो गया। दूसरा मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमें सर जी ने, जो हमारे मामा जी थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था शेयर लाइन में। उनके छोटे भाई थे जिनको हम कहते थे मुनन मामा,
उन्होंने हमारी इसके अंदर जो टेक्निकल बारीकियां थी उन्होंने हमें समझाई थी। तो उन्होंने हमारे से कहा था कि देखो भाई, अगर जो आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए। अब वो क्या ध्यान देना है कि जैसे हमने आपको पिछड़ली उसमें बताया था फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमने आपसे कहा था, पहले 100 रुपए फेस वैल्यू वाले भी आते थे, फिर 10 रुपए वाले भी आते थे, फिर 5 रुपए वाले और 1 रुपए वाले। अब ये 10, 5, 1 अभी भी अवेलेबल है। भाई जी एक मिनट रुकूंगा, ये फेस वैल्यू को थोड़ा समझा पाएंगे दर्शकों को? देखिए, एक्चुअली ऐसा होता है कि कंपनी की बुक्स के अंदर जो शेयर की वैल्यू होती है वो ये होती है, और जो उसके अंदर जो मार्केट की वैल्यू होती है वो शेयर की अलग होती है। तो बुक्स के अंदर जो फेस वैल्यू होती है, जो आपका, वही सही मायनों में बुक्स में लिखी हुई होती है कि ये शेयर वैल्यू है। तो अब इसके अंदर हमने आपको ये पॉइंट हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर जो आप ज्यादा फेस वैल्यू वाला शेयर ले रहे हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये फेस वैल्यू वाला शेयर जो है डिवाइड हो जाए 1 वाली में या 2 वाली में। अगर जो 5 वाला शेयर है तो आपके 1 शेयर के 10 शेयर बन जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। तो अगर जो आप कोशिश ये करें कि मतलब अच्छी, कि एक सेकंड, एक थोड़ा सा क्लियर कीजिए, मतलब कि फेस वैल्यू का अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा बेनिफिट है, वो कैसे शेयर बढ़ जाएंगे, किस मैंने तरह? आपसे कहा ना कि जैसे, क्योंकि आजकल जैसे अब आपका मतलब किसी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, अब उसने देखा कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई मार्केट के हिसाब से, तो उसको क्या करते हैं ताकि उसको ज्यादा खरीद सकें लोग बाग, तो वो कहते हैं कि भैया आज से हम इसको 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 में बांट रहे हैं, यानी कि 5 रुपए फेस वैल्यू के 2 शेयर आपको दे रहे हैं जिसके पास 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है। या कभी कभी वो ये भी कह देते हैं कि हम इसको 5 शेयर में बांट रहे हैं, यानी कि 2 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर। तो अब 5 शेयर हो गए आपके पास। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो कहते हैं हम 10 शेयरों में बांट रहे हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर। तो अब आपके पास वही 1 शेयर 10 शेयर हो गए। यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपके पास 50 शेयर हो गए बंटने के बाद। तो ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि हल्के हल्के मार्केट फिर से उन शेयरों की मतलब रेट जो है वक्ती तौर के लिए गिरते हैं, मगर फिर वो हल्के हल्के वापिस आ जाते हैं। एक्चुअली हमें देखिए, हमें मतलब क्योंकि हम इतने बूढ़े हो गए भाई, 70 साल की उम्र हो गई, तो हमें तजर्बे जो हैं, एक हमारे जो सब में पहले जिन्होंने हमें तजर्बा दिया था पंडित राम गोपाल शर्मा जी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, टिकट होल्डर थे कानपुर के, मगर बिल्कुल सादा आदमी, धोती कुर्ते में भाई जी फिरते। टिकट होल्डर का क्या मतलब? ये टिकट होल्डर होता है जो एक्सचेंज के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, तो उनको टिकट होल्डर कहते हैं। अब तो वो खत्म हो गई, क्योंकि अब तो एनएससी बीएससी रह गई। पहले कानपुर स्टॉक एक्सचेंज भी थी, लुधियाना भी थी, दिल्ली भी थी, सब जगह। तो वहां पर जो एक्सचेंज में बैठते थे तो वो टिकट होल्डर कहलाते थे, जो ब्रोकर्स थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, मगर उसके बावजूद भी इतनी सादा तबीयत के थे। एक तो पैदल फिरते थे सब जगह, कपड़े का थैला लेके चलते थे, और उन्होंने हमें इतनी बारीकियां बताई, इतनी, वो हमारे बुजुर्ग की तरह थे। तो ऐसे आदमियों के जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करते हैं। उसके बाद फिर जैसे आपका हमारे यहाँ मदान साहब थे, और आपका गुरप्रीत जी थे, और आपका कपिल जी थे। तो इन लोगों ने, एक राठी जी थे, तो इन लोगों ने हमें और एक्सपीरियंस दिया। क्योंकि देखिए, हम तो ये समझते हैं कि कहा जाता है फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, यानी कि गोद से और जब तक आदमी की डेथ होती है तो आदमी स्टूडेंट है। कभी ये ना सोचे कि मैं काबिल हो गया। बच्चों से, छोटों से अगर जो कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है तो हमें वो एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। इस मार्केट के अंदर भी आप जितना सीखेंगे, जितना वो करेंगे, आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये अजीबो गरीब दुनिया है कि यहाँ पे शेयर पिट रहा है तो भी लोग बाग खेल रहे हैं शेयर। अगर जो शेयर चढ़ रहा है तो भी, हालांकि मार्केट के अंदर तो चढ़ रहा है शेयर, मगर कंपनी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। यही कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसकी, जिससे आपको हम बचाना चाहते हैं। क्योंकि आम आदमी इन चक्रों में ना पड़े, सिंपल गेम खेले भाई, खरीदे, रखे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे। क्योंकि देखिए, लोग बाग शेयर बेच के फिर शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कहेंगे भैया, जब शेयर बेच के फिर आप शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
जब आपका शेयर खुद ही चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो फिर आप उसको बेच के क्यों दूसरे में जा रहे हैं? आप उसे रखिए। और इसमें देखिए भाई जी ने जो शुरू में कहा था कि अगर आप खर्चा करोगे, यानी कि अगर आप एक पैसा कहीं से लेके कोई चीज लोगे तो आप उसको बार बार देखोगे कि भाई ये मैंने पैसा यहाँ पे लगाया है, इसका कितने ग्रो हुई है, कितना आगे बढ़ा है, कितना पीछे लगा, ये इंसान की आदत होती है। लेकिन भाई जी का जो फॉर्मूला है, आप इसको खर्चे की तरह सोचिए। खर्चे की तरह सोचिए कि जैसे कि हमने पिछली बार समोसे का उदाहरण लिया था। आप कहीं जाते हो, अगर आपको 3 पैंट ले रहे हो, आप 2 पैंट लो, उसके 2,500 रुपए जो बच जाए उसके शेयर ले लो, तो यानी कि आपने खर्चा किया है। अब खर्चे को तो आप भूल ही जाते हैं कि भाई हो गया खर्चा तो चला गया। तो पर ये शेयर में अगर आपने अपना खर्चा लगा दिया तो वो बढ़ता चला जी, मैं बिल्कुल आपसे यही कहूंगा कि आप ये भी कोशिश मत कीजिए कि मेरे पास शेयर बहुत ज्यादा होने चाहिए। आप एक शेयर से स्टार्ट कीजिए, उसको फिर 2 करिए, फिर 3 करिए, हल्के हल्के अपने आप को ग्रो करिए। ऐसा आपके पास बहुत एज है, और आप क्योंकि यंग इन्वेस्टर्स हैं, और अगर जो देखिए आपने इस तरह से इन्वेस्ट किया, तो इंडिया को, हर कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल इन्वेस्टर्स चाहते हैं। और जब आप स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन के अपने कंट्री के लिए खड़े होंगे, तो कंट्री इतनी मजबूत होगी कि आप ये समझिए हमारा गोल्डन पीरियड आ गया है। भाई जी कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो जैसे शेयर का होता है, म्यूचुअल फंड का होता है, तो उसमें कहा था कि समझदारी से लीजिए। तो ये समझदारी से क्या चीज लिया, और समझदारी है क्या चीज ये? मैंने जैसे आपको बताया ना कि समझदारी का मतलब, जैसे मैंने आपको शुरू ही में स्टार्टिंग में ही कहा, सोच कर समझ कर। आप तो, मगर वही वाली बात है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो इसके अंदर और गेम है कि अब शेयर पिट रहा है मगर लोग बाग फिर भी खेल रहे हैं। भैया हमारी तो समझ में यही नहीं आता कि शेयर जब गिर रहा है तो उसके अंदर क्या गेन हो रहा है। मगर क्योंकि ये एक्चुअली इसके आपका न्यूसेंसेस हैं, न्यूआंसेस, ऐसा जिनको समझना चाहिए न्यूआंसेस को, कि भैया ये लोग क्या क्या गेम खिला रहे हैं। अब देखिए, पहले आपका जो था लूडो घर में खेला करते थे लोग बाग, आज लूडो जो है पैसे का गेम बन गया। बिल्कुल। तो वो, हालांकि वो गेम गेम ही रहना चाहिए था, मगर अब क्योंकि लोग बाग कमर्शियलाइज इतने हो गए, हर चीज में पैसा खींचने की कोशिश करते हैं, तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे उससे बचें। और शेयर मार्केट के अंदर भी अगर जो आप जितना सिंपल तरीके से शेयर मार्केट के अंदर परचेज करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, कंट्री को भी फायदा पहुंचेगा, आपको भी फायदा पहुंचेगा, आपकी फैमिली को भी फायदा पहुंचेगा। भाई जी ऐसे बड़े सवाल होते हैं, जैसे जब आपका वीडियो हुआ तो कई लोग आए, तो कईयों ने हमसे भी कहा कि भाई जी से ये पूछो कि 200 से नीचे वाले बेस्ट शेयर बता दें, 500 से ऊपर वाले बेस्ट शेयर बता दें। तो इनको आप क्या समझाना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, मैंने जैसे भी आपको बताया कि देखिए, हम क्योंकि किसी कंपनी का, देखिए आप क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी 1000 कंपनी है, तो आप किसी भी कंपनी के बारे में 100% तो आप जानते ही नहीं। इसके लिए तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। एक तरीका सब में अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी शेयर को ले लीजिए और गूगल के ऊपर उसका चार्ट खोल लीजिए, तो उसके चार्ट में ये आ जाएगा शेयर के कि वो आज का हाई और लो कहाँ जा रहा है, 52 वीक्स का हाई लो कहाँ जा रहा है, और वो मैक्सिमम हाई लो कहाँ गया है, वो डिविडेंड कितना दे रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी शेयर खरीदें, लो पे खरीदें, हाई पे ना खरीदें, क्योंकि जितना आप हाई पे खरीदेंगे आपको इतना ही वेट करना पड़ेगा जितना आप लो पे खरीदेंगे। अब जैसे शेयर मार्केट में 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश और बेयरिश। बुलिश वो है जब शेयर मार्केट कूद रही है, तो हम कहेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, मगर जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब बुलिश टाइम हो तो आप बचें, अपने पैसे को सेव करें। जब बेयरिश टाइम हो, जब कोई ना खरीद रहा हो, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है, अगर जो आप उस टाइम इसके अंदर आते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो आपका कंट्री भी मजबूत होगा और आप भी मजबूत होंगे। हम तो यही राय देंगे कि आप ऐसा ही कीजिए। भाई जी ये जो इंट्राडे में ये कैंडल होता है, ये ग्राफ्स होते हैं, इनको कभी आपने स्टडी करने की कोशिश की? भाई देखिए, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं तो आम आदमी से ये कहूंगा कि इन झंझटों में मत पड़ें, क्योंकि ये आप कुछ एक्सपर्ट्स पे भी छोड़ दीजिए जो ये वीडियोस बना रहे हैं, जो शेयर मार्केट के अंदर आपको बुला रहे हैं और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट रिस्क वाली जगह है, मगर ये नहीं समझा रहे कि रिस्क क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि
सही रहिए, सिंपल गेम खेलिए, तो आप चीज को परचेज करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, और ऊपर वाले ने चाहा आपको फायदा होगा। तो भाई जी आप समझा पाएंगे कि रिस्क क्या है आपके अनुभव से अपने? नहीं, मैंने आपसे जैसे बताया ना कि रिस्क यही है कि जो इसके अंदर आप ये देखिए ना, आपका मार्केट नीचे गिर रही है मगर लोग आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप बताइए इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे ऐसा, या आपका कंपनी में कोई कुछ नहीं हो रहा मगर शेयर बहुत कूदता जा रहा है, तो अब आप क्यों उसका शेयर इतना बढ़ रहा है, आपकी अप्रोच से बाहर हो रहा है, तो वो भी समझ में नहीं आता। तो क्योंकि एक्चुअली जो मैन्युपुलेटर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक वाले हैं, वो इस गेम को खिलाते हैं ताकि आपका गरीब स्मॉल इन्वेस्टर फंसे, और फंसने के बाद उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। क्योंकि आज की दुनिया की टेंडेंसी है कि जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। तो अगर जो भाई आप अपनी जेब से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो भैया फिर तो आप अपने आप सोचिए। मगर अगर जो आप हमारी राय जानना चाह रहे हैं, हम तो यही कहते हैं कि आप एक मामूली हल्के छोटे इन्वेस्टर बनिए, बड़ों के चक्कर में मत पड़िए, अपने पैसे को समझिए, क्योंकि आपने पैसा बहुत मेहनत से कमाया होता है और उस मेहनत को आप इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा अगर जो आप अपने पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई भी आपको लूट सकता है। भाई जी ऐसी भी खबरें आती हैं, कई हम लोग वीडियो देखते हैं, लोगों की बात करते हैं कि उन्होंने आईपीओ में बहुत कमाया। ये आईपीओ का क्या खेल है? देखिए भाई, हम आईपीओ के बारे में तो आपको एक ही बात कहेंगे कि 50 कंपनी ऐसी हैं आईपीओ की जो पैसे इकट्ठे करके भाग गए। अब हमें तो यही समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट इतनी मुश्किल से ये परमिशन देती है मगर उसके बाद भी ये सब काम कैसे हो जाता है, और गवर्नमेंट फिर इस पे चेक भी नहीं करती। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ग्रेप्को माइनिंग थी, एक मॉडर्न सीमेंट था, एक आपका एच लॉन इंडस्ट्री थी, ऐसा तो ये बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, 50 शेयर हैं इस टाइप के जो गायब हो गए। अब आप ये बताइए जिन इन्वेस्टर ने उसमें पैसा लगाया, तो अब हमें उनके बारे में, अच्छा दूसरा जिस टाइम ये आईपीओ लाते हैं तो अपने पेपर्स में भी मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि कम चीज को बहुत ज्यादा दिखलाते हैं कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। अब लोग आप फंस जाते हैं। मगर मैं ये नहीं कहता सारे फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल। मगर अब हम तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना कि ये तो कंपनी के अंदर जो कंपनी के जो इनसाइडर्स हैं वही बता सकते हैं कि एक्चुअल कंपनी के अंदर क्या सिचुएशन है। तो इसलिए आप रिस्क लीजिए मत, आप कोशिश कीजिए जो ऑलरेडी कंपनी कमा रही है उसका आप डिविडेंड देखिए कि वो सालों से पिछड़ले बैक 5 साल से 10 साल से डिविडेंड दे रही है कंटिन्यूटी में, तो ताकि आपको प्रॉफिट हो तो आप उसको खरीदिए। मैं तो आपको यही राय दूंगा। भाई जी एक राइट्स का आता है कि कंपनियां राइट्स देती है, उसको भी समझाइए जरा लोगों को। वो मैंने आपको जैसे बताया कि बाजे टाइम देखिए कंपनी चल रही है। अब कंपनी को फर्ज कर लीजिए कंपनी बॉम्बे में है, अब कंपनी चाह रही है कि मैं इसको मतलब 2-3 कंपनी और लगाऊं, एक दिल्ली में लगाऊं, एक पंजाब साइड में लगाऊं, एक ईस्ट साइड में लगाऊं। तो अब कंपनी उसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करे, तो वो अपने ही शेयर होल्डर्स को राइट देती है, कहती है भैया चलो आप हमें इतना पैसा और दो, जैसे आपका 1500 रुपए का शेयर है वो हम आपको 1000 रुपए का दे रहे हैं, ताकि जब आप उनको बेचेंगे तो 1500 का बिकेगा। तो ये राइट होती है शेयर होल्डर की। तो आप उसके अंदर अपनी, क्योंकि आपकी कंपनी है, जानी पहचानी कंपनी है, वो आपको डिविडेंड भी दे रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप आराम से उसके ऊपर पैसा लगा देते हैं बिना सोचे समझे। तकरीबन तकरीबन सारी राइट्स जो हैं, जितने भी राइट्स शेयर आते हैं वो सारे एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो वो उसके अंदर आपको 100% प्रॉफिट की श्योरिटी होती है अच्छी कंपनी में। तो इसलिए आप उनको इस तरह से खरीदिए। भाई जी एक किस्सा आप सुनाते थे यूटीआई का, तो उसका क्या केस हुआ था, उसका हाय देखिए, वो एक्चुअली यूटीआई का इतना बड़ा स्कैम हुआ है जिसकी वजह से जब से हम म्यूचुअल फंड से भी डरने लगे। इसके बारे में तो मेरा ख्याल है हैदर साहब, अगर जो हम इसके लिए कोई अलग से एक प्रोग्राम रखें, दैट विल बी फार बेटर। फिर भी थोड़ा सा तो समझाइए। देखिए एक्चुअली ऐसा हुआ कि इसमें एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1964 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान करा था कि हर आदमी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, तो उन्होंने 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक यूनिट निकाला। ये 1964 में शुरू हुआ।
अब इसके अंदर गवर्नमेंट जो था वो इन्वेस्टमेंट करती थी अपने प्रोजेक्ट पे, और जो इस पे प्रॉफिट होता था वो गवर्नमेंट इसको बांटती थी लोग बागों के बीच में। तो अब जितने भी रिटायर जर्नल्स, रिटायर गवर्नमेंट के बड़े बड़े सर्वेंट, या बहुत ही आदमी जो आम आदमी पब्लिक जो रिटायर होने पे है, जिनके पास जो फंड्स घर पे रखे हैं, जो बैंकों में पड़े हैं, उन्होंने वो यूटीआई में लगा दिए, जबकि इसको कंप्लीटली यूटीआई को गवर्नमेंट चला रही थी। अचानक पता चला कि साहब यूटीआई के जो है आपका नुकसान हो गया। अब उसके अंदर जो हम लोगों ने यूनिट 24 रुपए, 25 रुपए, 26 रुपए तक का खरीद रखा था, तो पहले तो गवर्नमेंट ने कुछ दिन तक उन यूनिटों को कहा कि भैया अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस हो गया। फिर उसके बाद डिसीजन ये लिया गया एज कि अच्छा ऐसा है कि इसके अंदर हम आपको पर यूनिट 6.5 रुपए, 7 रुपए देंगे, मगर शुरू के 1000 या 5000 यूनिट्स तक। बाद के यूनिट्स जो है वो उन्होंने और भी कम, मगर किसी को भी जो पूरे प्राइस थे वो किसी को भी नहीं मिले। तो उसके अंदर इतना जबरदस्त लॉस हुआ, और उसके अंदर आप ये समझिए ज्यादातर पेंशनर्स, ओल्ड एज वाले। और हमें तो अफसोस ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट, बताइए गवर्नमेंट के होते हुए ऐसा हुआ और गवर्नमेंट ही उसको चला रही थी। तो उस दिन से तो भैया वो जैसे कहते हैं ना कि दूध, मतलब वो दूध से फूका हुआ आदमी छाछ में भी फूक मारता है। तो बस वही वाली बात है भैया कि आप अपने बजाय इन्वेस्टर किसी और चीज के, अपना पैसा किसी और को दे के आप इन्वेस्ट कराएं, आप खुद इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। वो शेयर आपको प्रॉफिट देगा, कंपनी प्रॉफिट देगी, मगर बार बार मैं आपसे कहूंगा कंपनी वो चुनिए जिसको आप जानते हो, जिन पे आपको भरोसा हो, जिन कंपनियों को आप ये समझते हो कि कंपनी हमें नुकसान नहीं देंगी। भाई जी, आपने सीनियर लोग, पेशेंट्स की बात की, उनके कुछ पुराने शेयर से वो डीमेट में कैसे करें, ये सवाल पूछा जाता है थोड़ा। देखिए इसके बारे में एक्चुअली ऐसा होता है कि पहले जो शेयर्स थे वो फिजिकल्स में होते थे, यानी कि फिजिकल में आपके पास सर्टिफिकेट की शेप में आते थे। तो उन सर्टिफिकेटों को आपको बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सेफ तरीके से सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ता था। बैंक लॉकर्स में रख रहे, कहीं कहीं रख रहे। तो क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो थे मिसप्लेस हो जाते थे, नुकसान हो जाता था, तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी चलाई कि भैया इनको हम पेपर को ख़त्म ही कर दें, एलिमिनेट ही कर दें पेपर वर्क। तो इसलिए इसको डीमैटीरियलाइज, यानी कि मटेरियल्स की शक्ल में आपके पास कुछ नहीं है। जैसे बैंकों के अंदर आपने पैसा दे दिया, आपके पास पैसा तो नहीं है, आपके पास पासबुक में है कि आपके इतने पैसे बैंक में हैं। तो इसी तरह से अब शेयर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये हो गया है कि वो डीमैटीरियलाइज हो गया, आपके पास उसका डिटेल है कि आपके पास इतने शेयर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर रखे हैं, जिनको आप बेच सकते हैं। मगर कुछ आदमियों के पास आज भी फिजिकल में शेयर्स पड़े हैं। तो अब लोग बात सोचते हैं कि भैया उनको कैसे डीमैटीरियलाइज करें। तो आपका जहाँ पे डीमैट अकाउंट होता है, आप वहाँ पे जाइए, वो आपको 4 फॉर्म देखते हैं जिसके अंदर शेयरों की डिटेल लिखी जाती है, और वो फिर खुद एक्सेप्ट करते हैं। एक तो वो आपको दे देते हैं इसलिए कि आपसे उन्होंने ये शेयर लिए, रिसीव करे विद देयर सर्टिफिकेट। फिर वो भेजते हैं, एक भेजते हैं कंपनी रजिस्ट्रार को, जहाँ पे ये शेयर्स रजिस्टर होते हैं, तो उनके पास जाता है। फिर वो इनको ट्रांसफर करके आपका जो डिपॉजिटरीज हैं उनमें भेज देते हैं। तो ये आपके शेयर इस तरह से डीमैटेरियलाइज हो जाते हैं। एक ब्रोकर उसकी कॉपी अपने पास भी रखता है। तो इसलिए इस तरह से सेम ही फॉर्म वो 3 या 4 होते हैं ऐसा। तो उनको आपको करना चाहिए, क्योंकि फिजिकली के अंदर आगे हो सकता है मैंडेटरी भी होता जा रहा है कि अब आप फिजिकल फॉर्म में रख भी नहीं सकते ऐसा। तो इसलिए क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट ने एक और काम भी करा है कि कुछ शेयर जिनकी लापरवाही बरतते हैं शेयर होल्डर्स, या जिनके बारे में ख्याल ही नहीं करते, तो उन शेयरों को गवर्नमेंट आपका जो है एक फंड बना रखा है जिसके अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। अब उसके अंदर से उनको विड्रॉ कराना इतना बड़ा प्रोसीजर बना दिया है गवर्नमेंट ने कि आप और परेशान में आ जाएंगे। तो ठीक है, एक्चुअली मैं तो आपसे एक बात और कहूंगा, आप ही की मार्फत गवर्नमेंट से कहूंगा कि भैया इतना प्रॉब्लमेटिक आम आदमी के लिए सिस्टम को मत बनाओ। जितना आप सिंपल बनाओगे
ऐसा गुड गवर्नेंस इज ऑलवेज सिंपलिसिटी। ऐसा आप जितना अपने आप को उसमें प्रॉब्लम्स डालोगे, जितना आम आदमी को परेशान करोगे, आम आदमी भी परेशान होगा, एंड दैट विल नॉट बी अ गुड गवर्नेंस। ऐसा बल्कि मुल्क ही को नुकसान होगा, इन्वेस्टर दूर हो जाएंगे। तो भाई जी ये दूसरा ना, जैसे हमारे कई लोगों ने ये कहा कि भाई जी से ये सवाल ही पूछना कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या आपको परेशानी है? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि गोल्ड, सही कह रहे हैं आप, मगर गोल्ड के अंदर डिविडेंड तो नहीं आपको मिलेगा। आपने रख दिया, आपके पास है, आगे फ्यूचर में उसके रेट बढ़ रहे हैं, मगर अच्छा बाजे टाइम जैसे कुछ ऐसा हालात हो जाते हैं वर्ल्ड में कि गोल्ड के भी रेट गिर जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मगर शेयरों के अंदर तो आप ये समझिए आपका बिजनेस है, आपको जो भी आप उसमें प्रॉफिट हो रहा है वो आपको मिल रहा है डिविडेंड की शक्ल में। अगर जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको राइट्स की शक्ल में कुछ ना कुछ मिल रहा है। और अगर जो जैसे कंपनी, क्योंकि एक्चुअली कंपनी सारा जितना भी प्रॉफिट है वो नहीं बांटती, कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटती है, यानी कि आप कह लीजिए 60% 70% बांटती है, बाकी 30% गवर्नमेंट, वो कंपनी जो है उसको रिजर्व बनाती हैं, और ये रिजर्व कहलाता है। ऐसा जब ये रिजर्व बहुत ज्यादा हो जाता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट बोनस दे देती है ताकि उसको राइट ऑफ किया जा सके बुक्स में से, तो आदमी के शेयर बढ़ा देती है, तो वो शेयर जो है फ्री मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो रिजर्व का एक ये भी। अच्छा दूसरा, वो रिजर्व ये भी काम आते हैं कि कोई फर्ज कर लीजिए कोई लॉस हो गया कंपनी को, कंपनी में कोई फायर का काम हो गया, कोई फायर लग गई या कुछ और हो गया, या कुछ और जगह कोई उसका गुड्स ले जाते हुए कुछ उसके खराब हो गए हैं या कोई, तो ये रिजर्व उस टाइम भी काम आते हैं। तो इसलिए हर कंपनी को अपने यहाँ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ऐसे खराब टाइम के लिए। मगर जब वो रिजर्व बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्योंकि वो शेयरों का मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका हक है, तो कंपनी उनको बोनस की शक्ल में पहुंचा देती है। भाई जी आपका इतना अनुभव हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, कोई दो शेयर ऐसे बता पाएंगे जो आपके सामने बहुत ऊपर तक पहुंचे और कुछ ऐसी कंपनी जो एकदम ही खत्म हो गई? देखिए जैसे ऐसा है भैया कि मैंने आपको बताया ना कि अब जैसे मैं एक आपको यही बताया था अभी यूनिट 64, कि यूनिट 64 गवर्नमेंट ने करा और कितना कामयाब हुआ ये, कि आप मैं तो मतलब गवर्नमेंट ही की बात बता रहा हूं कि इसका जो फंड था आप ये समझिए हजारों लाखों करोड़ का था, और अचानक वो लॉस में। और मजे की बात देखिए कि गवर्नमेंट ने जो पैसा रिटर्न करा तो उन शेयरों को अपने पास रख लिया। अब जिनका उनमें इन्वेस्टमेंट था उनको तो दिया बहुत कम, मगर आज वो फंड की वैल्यू 10 गुना 20 गुना बढ़ गई, मगर उसका कोई बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा जिनसे लिए थे। वो तो गवर्नमेंट पे चला गया। तो अब मतलब अच्छी गवर्नमेंट को तो पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनके नुकसान के बारे में, ना कि और किसी चीज के बारे में। तो ये मैं कहूँगा। भाई जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक हमारे बड़े कॉमन लोग हैं, कई काम करते हैं, आते हैं और नया नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेक्टर का सिलेक्शन करने का भी कोई प्रोसेस है कि किस तरह से वो सेक्टर को समझें और किस तरह से वो? देखिए सेक्टर के अंदर हम आपको एक बात बताएं, देखिए एक्चुअली ऐसा है कि आप ये देखिए कि सब में ज्यादा, भाई देखिए आप बाजार में जाएंगे सब में ज्यादा जो दुकानें होती हैं कपड़े की, खाने की, जूतों की, जो डेली यूज वाला आइटम है, तो जिनको हम एफएमसीजी भी कह लें या फिर जैसे आपको और चीजें हैं, तो सब में ज्यादा तो ये चलते हैं। मगर अब इसी तरह से जैसे फिर आदमी घूमने फिरने जाता है तो होटल्स वगैरह हैं। अच्छा फिर क्योंकि आपको आपके कंट्री को सिक्योरिटी चाहिए तो डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस पे भी आजकल सारी कंट्रीज क्योंकि इतना इतना खर्च कर रही हैं, तो डिफेंस सेक्टर। तो आप ये देखिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डाइवर्सिफाई कीजिए, और डाइवर्सिफाई इस सेंस में कीजिए कि कौन सा सेक्टर ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसके आंकड़े आते रहते हैं, आप ये देखिए कि अब की बार किस सेक्टर ने ज्यादा दिया। अब की बार मैं तो कहूंगा कि आप बल्कि ये भी ना सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि हर सेक्टर के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो। उससे एक ये भी फायदा होता है, फर्ज कर लीजिए आपको अपने शेयर बेचने हैं, तो जौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है उसके शेयर मत बेचिए, जो नहीं चल रहा वो मत भेजिए जी, उसको होल्ड कीजिए। अच्छा। जौन सा चल रहा है क्योंकि उसकी शेयर की वैल्यू ज्यादा है, उसको बेच के आप अपना काम कर लीजिए, और जैसे ही उसका पोजीशन सही हो तो आपके लिए फिर वो हाजिर है।
तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमेशा ऐसा, जब अच्छी कोई कंपनी या अच्छा कोई शेयर नीचे की तरफ जा रहा हो, बिल्कुल मत बेचिए, उसको होल्ड कीजिए। आपको यकीन होना चाहिए अपनी कंपनी पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका वो शेयर ऊपर आएगा, ऐसा आपको प्रॉफिट देगा, आपको डिविडेंड भी देता रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यही भाई जी आपको समझा रहे हैं कि जो आपको कह रहे हैं कि आपको बता दिया कि ये ले लो, एक्स ले लो, उसके कहने पर एक्स मत लीजिए, खुद पढ़िए और खुद इन्वेस्ट कीजिए। यही कह जी रहे हैं। आजकल तो आप गूगल के ऊपर खोल सकते हैं, किसी भी कंपनी का नाम डालिए, उसके शेयर की क्या पोजीशन चल रही है, उसमें फौरन ये आ जाएगा शेयर का रेट आज का ये है, आज का इंट्राडे हाई एंड लो ये है, पिछले साल का यानी कि 52 वीक्स का हाई एंड लो ये है, और जो आज तक जब से कंपनी तकरीबन स्टेब्लिश हुई है उसका हाई एंड लो ये रहा है शेयर का। अच्छा, डिविडेंड ये इतना दे रही है। तो जब ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाए, मगर इसके अंदर यही सिलेक्शन करना ज़रूरी है कि आप उस शेयर को उस टाइम खरीदने की कोशिश कीजिए जबकि वो हाई पे ना हो, लो की तरफ हो, ताकि उसमें आपको लॉस कम होगा। तो भाई जी वो भी लाइबिलिटीज भी देखनी पड़ती है कंपनी की, कितनी ज्यादा है कितनी कम है। वो तो फिर बहुत बड़ी टेक्निकलिटीज हैं, वो तो पहले बुक्स आया करती थी कंपनियों की जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स होती थी। अब वो ये कहते हैं कि साहब आप ऑनलाइन, अब ऑनलाइन क्योंकि एक्चुअली कैमरा जो हमारे मोबाइल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इतनी आदमी डिटेल में नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है वो टेक्निकलिटीज तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो आम आदमी उन टेक्निकलिटीज में पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उन टेक्निकलिटीज को समझने के लिए आदमी के पास सलाहियत भी होनी चाहिए, उसके पास वही क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा उसको इस लाइन का, आप जैसे हम तो बीकॉम है, हमने एलएलबी करा है, तो हमें थोड़ा सा इस लाइन का पता था, तो इसलिए हम उसको भी पढ़ते थे। मगर मैं क्योंकि आम आदमियों को जोड़ना चाह रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए जोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं तो उनको सिंपल चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे को चलना सिखलाते हैं माँ बाप, नहीं तो बच्चा चल ही ना पाए, तो पहले उसकी उंगली पकड़ते हैं, फिर उसको चलाते हैं, फिर वो जब कॉन्फिडेंस होता चला जाता है वो फिर खुद ही चलने लगता है। तो हम तो सिर्फ आम आदमी को उंगली पकड़ के चलाना चाह रहे हैं। अब ये तो फिर आपका है, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आप दौड़िए इस लाइन के अंदर। भाई जी कई लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो उनको इस उम्मीद से बैठे होंगे कि भाई जी कुछ शेयर बताएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखिए एक्चुअली ऐसा है कि मैं अगर जो किसी भी कंपनी के बारे में कहूंगा तो ये समझिए कि मैं मतलब ये हो जाऊंगा कि भैया मैं किसी कंपनी को ऐसा प्रेफरेंस दे रहा जो मैं नहीं देना चाह रहा, क्योंकि आप लोग भी टेक्निकली सब समझते हैं, आदमी को हर एक को नॉलेज है कि भैया कौन सी कंपनी अच्छी है, आप डिस्कस भी कर सकते हैं, और जहाँ पे डीमैट खुला है वहाँ पे। और दूसरा सब में बड़ी बात तो मैंने आपसे कहा, गूगल के ऊपर आप चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए, क्योंकि सब में पहला आत्मविश्वास होना चाहिए, अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उससे बड़ा कोई कुछ भी कहता रहे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। भाई जी आपका इतना अनुभव है, आप ये बताइए कि इस लाइन में किस्मत का कितना बड़ा खेल है। ये आपसे एक निजी से सवाल पूछ नहीं रहे देखिए, लक का तो बहुत बड़ा खेल है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि अब हमने यूनिट 64 में जो पैसा लगाया था, तो हमने तो मतलब देखिए कोई काम गलत किया ही नहीं था। हाँ। भाई हमने पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम पे लगाया है ऐसा, और हमने जी जान से लगाया, और हमने क्या बल्कि जितने भी बड़े बड़े रिटायर ऑफिसर्स, जितने भी बड़े बड़े आदमी, उन सब ने लगाया। यानी कि आप मुझे ही नहीं अकेले को कह सकते कि मैंने गलती करी, सब लोगों ने लगाया, मगर सबको लॉस हुआ। इसको आप कह लीजिए किस्मत भी है। तो थोड़ा सा तो देखिए आज हमने मुलाकात की, गुल्लक से गुड लक तक की बातें हुई हैं, सब चीज़ें भाई जी ने अपना अनुभव शेयर किया। जो वो बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, कोई शेयर बताना तो आसान है कि वो उठेगा या होगा, जिसकी मार्केट स्टडी करने, लेकिन शिक्षित आपको होना है, आपको समझना है। समझना क्या है, आपको वो जो शेयर आप ले रहे हैं उसको स्टडी कर लीजिए। स्टडी क्या कर लीजिए, उसकी बुक देख लीजिए कि भाई वो डिविडेंड देता है, उसका फेस वैल्यू क्या है, जो सब भाई जी ने आपको समझाया है। अगर ये करेंगे तो ये तो है कम से कम कि आप नुकसान में बहुत बड़े नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं ऊपर वाले ने चाह अच्छी कंपनी देंगे, कंपनियां खत्म नहीं होती। आपका टाटा ग्रुप ले लीजिए, बिरला ग्रुप ले लीजिए, 250-250-300 साल से खड़े हैं ये ग्रुप। अब ये बताइए कहीं जा रहे?
अच्छा, दूसरा आप एक बात ये देखिए कि एक बात मैं आपसे और थोड़ा सा चलते चलते कर दूं कि कोशिश ये कीजिए एसेट बेस्ड कंपनी हो, जिनके पास एसेट्स भी इसको ज्यादा थोड़ा हो। सा समझा दीजिए। ऐसा है कि जैसे आपका बहुत सी कंपनी ऐसा होता है कि उनको बहुत बड़े जगह में लगानी पड़ती हैं, जैसे सीमेंट कंपनी है वो, और मतलब इस टाइप की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साहब, तो उनके पास वो जमीन लैंड ये एसेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे रिलायंस ही वाले हैं, रिलायंस वालों का वो इतना बड़ा पेट्रोलियम का काम है, तो कितनी बड़ी जगह उसकी फैक्ट्री है, तो इस तरह से जो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये एसेट बेस्ड है। टेक्निकल कंपनीज जो है वो तो एक दो कमरे के अंदर भी टेक्निकलिटी अपनी पूरी कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा सिंपल तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वेरेन बफेट ये कहा करते थे पहले कि आप एसेट बेस्ड कंपनियां खरीदिए। हालांकि उन्होंने बाद में ये खुद रियलाइज भी करा कि मैं गलत था, क्योंकि वो पहले टेक्निकल शेयर्स नहीं लेते थे। हमारा भी एक एक्सपीरियंस है इसके अंदर। जी। हमारे यहाँ आपका वीसीपी चलता था पहले, हाँ। तो उस जमाने में वीसीआर का बड़ा क्रेज था, तो हमने 17,000 रुपए का वीसीआर खरीद लिया और ब्रांड न्यू वीसीआर लेके उसको रखा। मगर क्योंकि हमारा वीसीपी खराब ही नहीं हुआ, तो हमने उसको चलाया ही नहीं। अब वो जब आपका टेक्निकलिटी से वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब दूसरी चीजें आ गई, अब हमारा वो वीसीपी बेकार हो गया, और जो हमने वो 17,000 रुपए का वीसीआर लिया था, आज उसकी वैल्यू 500 रुपए भी नहीं, जबकि हमने एक दिन भी नहीं चलाया। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जी। तो इसलिए मतलब उनकी बात सही भी थी, मगर क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के शेयर, आईटी के शेयर बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो आप उनको डिनाई भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ एम्बेसडर कार का भी तो किस्सा आप सुनाते थे कुछ चीजों का, जी हिंदुस्तान वालों का, कि वो कार का वो बढ़ता गया, गिर जाता है चीजों का। हाँ, देखिए कुछ शेयर जो थे, एक्चुअली ऐसा है कि जैसे आपका ये हिंदुस्तान का जो मतलब मोटर्स। मोटर्स था, इसका शेयर लोग बाग बहुत अरसे तक मतलब ये कहते थे कि साहब ये मार्केट के अंदर मतलब उन आदमियों के लिए शेयर है जो गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस शेयर को फर्ज कर लीजिए वो आपका खरीदा आपने आज, तो 2-3 रुपए बढ़ता था, अब उन्होंने उसके हजारों में लाखों में शेयर खरीद लिए, वो मतलब उसी हिसाब से जितने वो शेयर बढ़े 1 रुपए के हिसाब से जितने पैसे बढ़ गए, उन्होंने उन शेयरों को बेच लिया। तो कुछ शेयर ऐसे थे जो मार्केट के अंदर इस तरह से चल रहे थे। वो आज भी हैं, बहुत सारे शेयर ऐसे खड़े हैं जिनके ऊपर लोग बाग ऐसा खेलते हैं कि 10,000 शेयर खरीद लिए, 50,000 शेयर खरीद लिए, मगर वो इंट्राडे वगैरह वही वो जो मैं आपका जिनको आपको मैं अवॉइड कराना चाह रहा हूँ। तो मैं इसलिए क्योंकि आपके सामने ये बातें इसलिए भी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर आप इस चक्कर में पड़ गए, तो फिर आप मुझे बजाय अच्छा कहने के आप मुझे गालियां देनी शुरू कर देंगे। तो भैया मैं आखिरी टाइम में क्यों ऐसा काम करूं। तो आखिरी में आप एक बार समझा दीजिए कि किस तरह से कोई एक आम आदमी किस तरह से इस मार्केट में आए, इस इंडस्ट्री में आए, किस तरह से वो कुछ पैसा जमा कर ले, कुछ पैसा कमा ले। भैया देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप अपने आप को सिंपल रखिए, आप स्टार्ट करिए इसके अंदर एक्सपेंडिचर से। आपका जब एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो आपको हल्के हल्के तजर्बा होना शुरू हो जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका शेयर ग्रो कर रहा है। जो जो तजर्बा होता चला जाएगा आप उसके अंदर खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलना तो सीखिए, जब आप चलना सीख जाएंगे तो दौड़ना तो आप अपने आप, फिर तो आप हमें बताएंगे कि भैया दौड़ा ऐसे जाता है ऐसा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम भी आपको कुछ नहीं बता सकते। तो आप प्रैक्टिस तो कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको उंगली पकड़ने का रास्ता ये बता रहे हैं कि आप इसके अंदर एक्सपेंडिचर करके आइए, ज्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी कभी कोई भी आदमी पैसा लगाता है तो वो उसको इन्वेस्टमेंट समझता है, और जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको वो हर दिन तकरीबन चेक करता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है या नीचे की तरफ। अच्छा, इस लाइन के अंदर एक दिन में कोई चीज ग्रो नहीं करती। आपने फर्ज कर लीजिए आज आपने कोई मकान खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपने जिस वैल्यू से खरीदी, अब उसके अंदर आपने रजिस्ट्री का खर्चा करा, तो अब नेक्स्ट डे वो उस रेट पे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो तो रेट तो वो है जो आपने खरीदा। अब वो जो रजिस्ट्री का खर्चा हुआ वो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो गया। अब उसको आप कुछ दिन होल्ड करेंगे तो रजिस्ट्री का जो खर्चा है उसको कवर करके वो फिर आगे बढ़ेगी। बढ़े।
तो इसलिए होल्ड तो करना ही पड़ेगा। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आपको करेंगे, आप सिंपल कोई बिजनेस भी करने लगे तो आप डे वन से तो नहीं आप ये कह सकते कि भैया मैंने आज दुकान लेके बैठा, आज मेरे को 50,000 रुपए की इनकम हो जाए। शुरू में आपके पास ग्राहक आना, उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर वो और आएंगे, फिर आपकी नेचर को देखेंगे, हल्के हल्के ग्रो करता है। भाई जी, इस स्थिति में कोई शेर आपको अगर यह हो रहा हो तो चलते चलते वो भी सुना दीजिए, अगर ध्यान में हो। भाई देखिए, मैं इस मामले में तो थोड़ा अवॉइड ही करूंगा अच्छा अच्छा, ऐसा, फिर भी क्योंकि कुछ जिंदगी का ही अनुभव, कुछ उससे जुड़ा हुआ कोई। नहीं देखिए, एक्चुअली ऐसा हुआ कि जैसे टाटा वालों का एक शेर आया था। नहीं नहीं, मैं शेर वो गालिब का शेर पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गालिब का शेर। हाँ, तो कोई गालिब या किसी का भी, कोई शायर का कोई। देखिए, इसके बारे में तो हैदर मियाँ, मतलब मैं यही कहूँगा ऐसा कि आपका जो लाइफ जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है। ऐसा इसको आप जितना बारीकी से सही से चलें ऐसा, जितना बेटर है। इस टाइम तो मेरे याद नहीं आ रहा, फिर आपको कभी बताएंगे इसके बारे तो आज हमारी मुलाकात भाई जी से थी। आप लोगों के कहने पर हमने भाई जी को बुलाया, भाई जी ने अपना अनुभव शेयर किया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने वही कही कि शेयर बताना तो आसान है, किसी के कहने पे शेयर आप ले लोगे तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कल वो वही कहेगा कि भाई आप अपने रिस्क पे लेते, क्योंकि फायदे में तो सब अपना क्रेडिट ले लेते हैं, जब नुकसान होता है तो वो इंसान वहां पर अकेला होता है। में। मैं तो आपसे एक बात जरूर कहूंगा जी जी जी। कि आप, मतलब व्यूअर्स को ये जरूर रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपना फीडबैक देते रहें, हम्म। ताकि फिर हम उनका और आगे हौसला अफजाई करते रहें। जी हाँ, आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे भाई जी से पूछ सकते हैं। भाई जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे, जो भी होगा आपका सवाल। तो इसी तरह गुल्लक से गुड लक आपका कब बदलेगा ये आपके वक्त के साथ है, लेकिन आप इन्वेस्ट करते रहिए, सोच समझ के कीजिए। इसीलिए हम भाई जी जैसे एक्सपीरियंस लोगों को आपसे मुलाकात कराइए, और इसी तरह के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।